हेलो एंड वेलकम बैक टू PYQpedia। हम लोग 30 डेज़ की रैपिड रिवीजन सीरीज चला रहे हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर और APFC 2023 के लिए। और दिस वन इज़ अ 19th लेक्चर। 30 डेज़ की हम लोग सीरीज चला रहे हैं और उसमें ये 19th लेक्चर है। और इसमें हम लोग बात करेंगे जनरल साइंस का। तो इससे पहले हम लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन लेबर लॉज हमने कर ली है और हम लोगों ने अकाउंटेंसी पे भी की है, सोशल सिक्योरिटी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, स्टैटिस्टिक, पॉपुलेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सारी टॉपिक हम लोगों ने पहले कवर कर लिए हैं। सो आज जो हम करने वाले हैं वो जनरल साइंस का करेंगे। और जनरल साइंस की आप क्वेश्चन जो भी हम लोग लिए हैं वो NDA की जो एग्ज़ाम है, CDS की जो एग्ज़ाम हो रही है और जो सिविल सर्विसेज और भी जो एग्ज़ाम कराती है CAPF की, वहाँ से हमने क्वेश्चन लिया है और दिस इज़ फॉर रिविजन पर्पस। तो हम लोग जो जितने हो सकते हैं हम लोग 2 क्लास करेंगे जनरल साइंस का और एक क्लास हम लोग कंप्यूटर का करेंगे। उस कंप्यूटर के क्लास में आपको हम जो जनरल साइंस की कुछ करंट अफेयर्स में जो न्यूज़ चल रही थी पूरे साल में, तो वो भी हम इसमें कोशिश करेंगे कि उसमें कुछ 2 4 5 10 क्वेश्चन उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो इसमें रखूं। तो वो कंप्यूटर की क्लास में हम लोग कर लेंगे। तो अभी जो हम जनरल साइंस करेंगे वो जनरल साइंस में हम लोग अराउंड हमारी प्लानिंग है कि 150 से 200 क्वेश्चन, अराउंड 150 क्वेश्चन, सो 200 क्वेश्चन तक हम लोग 2 क्लास में रिवीजन कर लें। ठीक है। बाकी अगर आपको और भी करने हैं तो आप ये सब पर्टिकुलर आप जा करके पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और इससे आप कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जितना हम लोगों का 1 से 2 क्लास में हो पाएगा उतना हम लोग करेंगे। ठीक है। और बाकी जो है आपको बाद में हम लोग कर लेंगे। ठीक है। सो ये हमारा जनरल साइंस का फर्स्ट क्लास है और सेकेंड क्लास में भी हम लोग करेंगे सेकेंड पार्ट। क्लियर। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है। तो आप यहाँ पे से PDF ले सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है कि ब्राउनिंग ऑफ द चॉप्ड एप्पल कैन बी मिनिमाइज्ड बाई। जो सेब कटती है, ठीक है ना, तो सेब को जब काट करके आप बाहर रखते हो तो उसमें क्या होता है कि वो कलर ना ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है ना। सो ये इसको कैसे कम किया जा सकता है। सो ब्राउनिंग ऑफ द चॉप्ड एप्पल कैन बी मिनिमाइज्ड बाई, ये कैसे हो सकता है। सो यूजिंग टेबल शुगर, प्रिजर्विंग इन अ कंटेनर, यूजिंग लेमन जूस, यूजिंग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपको ब्राउनिंग जो होता है ये एक बायोकेमिकल रिएक्शन है ना, वो या इंजाइमेटिक ब्राउनिंग भी बोल सकते हैं। ये किस कारण से होता है, एक इसमें होता है पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज। ठीक है। सो पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज होता है जिसके कारण ये ब्राउनिंग होती है एप्पल में। ठीक है। और इसको इनएक्टिवेट करने के लिए जो एप्पल होता है उसको, मतलब क्या हो गया कि इसमें pH लेवल को कम करना होगा। सो pH लेवल को अगर कम करना है तो उसमें क्या करेंगे, उसको लेमन जूस है ना, लेमन जूस अगर लगा देंगे तो उसकी pH लेवल कम हो जाएगी। सो क्या करेंगे, प्रिजर्विंग इन कंटेनर, उसको कंटेनर में रखने से नहीं, फिर भी ऑक्सीजन उसको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है ना। बाहर जैसे ही आप काट करके छोड़ते हो तो उसमें एक एंजाइम होता है पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज, और वो ऑक्सीजन से करके उसको ब्राउन कर देता है। ठीक है। सो टेबल शुगर को यूज करके नहीं, या आपको लेमन जूस को यूज किया जाता है इसमें। क्लियर। अगला है हमारा कि अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज नॉट द करेक्ट मेथड फॉर कीपिंग द कर्ड। दही को रखना है। अब दही को कैसे रख सकते हैं, दही को क्या स्टेनलेस स्टील वेसल में रख सकते हैं, कॉपर वेसल में रख सकते हैं, प्लास्टिक में और ग्लास में। सो किस में नहीं रख सकते हैं। सो जैसे मान लीजिए कोई भी खट्टा चीज़ है, तो खट्टा है, दही खट्टा है अगर, तो उसको अगर आप रखते हो कोई कॉपर में, ठीक है ना, तो वो कॉपर में, कोई भी ये ब्रास में रखते हो, ब्रास क्या हो गया, ब्रास हो गया कॉपर प्लस जिंक। ठीक है। तो इसको अगर इसमें आप रखते हो इसके बर्तन में, ठीक है, सो कॉपर जिंक से मिला होकर ब्रास हो गया। या अगर आप सिर्फ कॉपर के तांबे के बर्तन में रखते हो, ठीक है, तो क्या होगा इसमें, सो इसमें जो कर्ड में क्या होता है, दही में क्या होता है, दही में होता है, कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड। ठीक है। सो लैक्टिक एसिड होता है, ये उस कॉपर मेटल के साथ रिएक्ट कर जाता है। ठीक है। और कॉपर मेटल के साथ रिएक्ट करके वो बना देता है टॉक्सिक साल्ट बनाता है ना। क्या बना देता है, टॉक्सिक साल्ट। जो टॉक्सिक साल्ट जो है सर डाइजेस्ट नहीं होता है। ठीक है ना। सो इसीलिए दही को आपको कॉपर वेसल में, कॉपर के तांबे के बर्तन में दही को नहीं रखना चाहिए। ठीक है। स्टेनलेस स्टील में रख सकते हैं आप, प्लास्टिक में रख सकते हो, ग्लास के बर्तन में रख सकते हो, लेकिन कॉपर के या ब्रास के इसमें नहीं रख सकते हो आप। ठीक है।
अगला है टूथपेस्ट प्रिवेंट्स टूथ डिके। अब टूथपेस्ट जो होता है वो क्या होता है, देखो टूथपेस्ट जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है। जब आप खाना खाते हो तो आपको जो माउथ में बहुत सारी चीज़ें रह जाती है। सो टूथपेस्ट आप सुबह सुबह करते हो। टूथपेस्ट क्या होता है कि जो आपकी जो उसमें जो खाने की चीज़ें रह जाती है जिसके कारण वो हो जाता है, टूथ जो होता है एसिडिक हो जाता है। तो इसीलिए एसिडिक हो जाएगा तो टूथ डिके करेगा। तो उसमें क्या करते हैं कि टूथपेस्ट डालते हैं, तो एसिडिक में बेसिक डालते हैं तो क्या हो जाता है, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है ना। तो एक्सेस जो एसिडिटी होगा उसको न्यूट्रलाइज कर देता है कौन, टूथपेस्ट। क्लियर। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन है, H2O है जो वाटर वेपर है, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, इसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड है, इसके बाद ओजोन है, ठीक है ना, ये सब है। सो वाटर वेपर है ग्रीन हाउस गैस में आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, मीथेन आता है, बट ऑक्सीजन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। सो आंसर क्या हो गया, ऑक्सीजन। अगला है कि द पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ मास ऑफ 8 kg, मतलब मास दिया हुआ है 8 kg और पूछ रहा है कितना पावर लगेगा उसको उठाने में, और वर्टिकल डिस्टेंस कितना मीटर तक उठाना है। यहाँ पे कोई सामान है, वो मास है 8 kg का, ठीक है, और इसको यहाँ तक उठाना है, मतलब क्या 4 मीटर तक ऊपर उठाना है और 2 सेकेंड में, ठीक है। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू लेनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो मास हमारा कितना है 8 kg है, ओके। और आपको टोटल डिस्टेंस हाइट कितनी है 4 मीटर तक करनी है, और टाइम कितना है 2 सेकेंड का टाइम है, और ग्रेविटी दिया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इट्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ना ये पूछ रहा है कि पावर कितना होगा। सो पावर जो होता है, पावर वाट में अगर बात करें तो होता है वर्क डिवाइड बाई टाइम, और यहाँ पे जो वर्क होगा वो क्या होगा, मास ग्रेविटी एंड हाइट mgh आपने पढ़ा होगा, है ना। सो डिवाइड बाई टी। सो मास क्या हो गया आपका 8 kg, ग्रेविटी कितना हो गया 10, हाइट कितनी हो गई 4, और टाइम कितना हो गया 2। सो ये कितना हो जाएगा, इट्स 160 वाट जो होगा इसमें पावर हो जाएगा। क्लियर। सो पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम, वर्क क्या हो गया mgh, है ना, ठीक है। सो और डिवाइड बाई टाइम, टाइम होगा सेकेंड में, तो ये आंसर हो गया 160 वाट। अगला है कि व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ इन द फॉलोइंग सर्किट एलिमेंट। अब इस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछता है तो रेजिस्टेंस का 2 कॉम्बिनेशन है, वन इज इन सीरीज, ठीक है, और वन होता है पैरेलल में, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो गया कि सीरीज में क्या होता है फॉर्मूला कि आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर बात करेंगे सीरीज में एक से ज़्यादा रहेगा तो उतने को ऐड कर देंगे, ठीक है। और अगर पैरेलल में होगा सो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डैश 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 1/R3 ऐसे चलेगा, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है तो ये देख लो आप पैरेलल है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, और इस पैरेलल का ये जो है सो सीरीज में है। सो 2 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो क्या लिखेंगे 1/R प्लस 1/R, ये लिखेंगे 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/R, ठीक है। सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R/2, मतलब अब हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जो हो गया, ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट हो गया R/2 और ये R हो गया, और वी न्यू दैट कि सीरीज में क्या होता है रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है। सो R/2 प्लस R क्या हो जाएगा, इट्स 3R/2। सो द आंसर इज 3R/2। सो टोटल रेजिस्टेंस अगर पूछेगा तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन नहीं है। सो एलवाई में भी मिक्सचर होता है, एक से एक से अधिक मेटल का, मिल्क भी मिक्स होता है, ठीक है ना, मिल्क भी एक सॉल्यूशन है, और एयर भी मिक्सचर है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। शुगर जो है मिक्सचर नहीं है, तो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा सॉल्यूशन नहीं है, तो शुगर इज नॉट अ सॉल्यूशन। क्लियर। अगला है कि रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज कैरिड आउट यूजिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स। जो पेट्रोलियम में होता है, पेट्रोलियम का शोधन रिफाइनिंग किस तकनीक से किया जाता है। तो बहुत सारा उसमें कंस्टिट्यूएंट होता है ना पेट्रोलियम में, तो उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, है ना, प्रभाजी आसवन विधि से उसमें क्या किया जाता है कि आपको सेपरेट किया गया है, सब सेपरेट किया जाता है सारी कंस्टिट्यूएंट जितनी भी उसमें चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। सो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज कैरिड आउट यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्लियर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। अब इसमें से कौन सा केमिकल चेंज है। सो केमिकल चेंज क्या हो जाएगा, अब इसमें है डिजॉल्विंग शुगर इनटू वाटर, है ना। सो कौन सा है, शुगर को वाटर में मिला रहे हैं तो क्या केमिकल चेंज होगा। आइस मिल रहा है, देखो आइस अगर मिल रहा है तो वो क्या हो रहा है कि उसका फिजिकल चेंज हो रहा है ना, फिजिकल चेंज हो रहा है कि मतलब कि अगर सॉलिड में है और वो
लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिजिकल चेंज हो गया। सो मेल्टिंग ऑफ आइस होगा नहीं। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? सो क्रिस्टलाइजेशन अगर आपको मैं बता दूं तो ये होता है कि जो सॉलिड क्रिस्टल होता है ना, सॉलिड क्रिस्टल है ना, मेड फ्रॉम, है ना, फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड क्रिस्टल, है ना, इसमें क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड क्रिस्टल मेड फ्रॉम द साल्ट, मेड फ्रॉम द साल्ट ऑफ अ सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन से, है ना, किसी सॉल्यूशन के साल्ट से सॉलिड क्रिस्टल बनाना क्रिस्टलाइजेशन होता है। और इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, उसी सब्सटेंस का लिक्विड से सॉलिड बन जाता है, सॉल्यूशन से सॉल्यूशन जो होता है उससे आपको सॉलिड में चला जाता है लिक्विड से। तो क्रिस्टलाइजेशन में भी आपको केमिकल चेंज नहीं होता है, ठीक है। और शुगर को वाटर में अगर आप डिजोल्व कर देते हो तो वो भी आपको कोई इसमें केमिकल चेंज नहीं होती है, ठीक है ना। सो ये भी नहीं होगा। हमारा मिल्क टर्निंग सोर मतलब कि दूध का खट्टा हो जाना, इस ये हो जाता है केमिकल चेंज, है ना। जैसे आपको डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगना हो गया, ये कैंडल का जलना, ये केमिकल चेंजेज हो गया, है ना, क्योंकि इनकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रही है, ठीक है। सो आंसर क्या हो गया? ये मिल्क टर्निंग सोर, खट्टा। अगला है द मास नंबर ऑफ आर्गन इज 40। आर्गन का मास नंबर क्या है? 40 है, ठीक है। सो वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज दिस, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज दिस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस, द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज आर्गन दिस। अब ये क्या है ना, पहले तो आपको आर्गन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। सो आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18, है ना, ठीक है ना। आपको ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, ये सब पता होना चाहिए, है ना। सो हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, है ना, फ्लोरीन 9 और नियॉन 10। फिर आपको ये सोडियम 20 तक तो आपको याद रखने हैं। सोडियम 11, है ना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, है ना, फॉस्फोरस, सल्फर, है ना, और सल्फर के बाद क्लोरीन, ठीक है, और क्लोरीन के बाद फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद आपको हो जाएगा इसमें आर्गन, ठीक है। कुछ गलती किया हमने, ओके, ठीक है। सो यहाँ फ्लोरीन नहीं है तो फ्लोरीन यहाँ हो गया, है ना। सो सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, है ना। आर्गन हो गया 18, और इसके बाद आपको आर्गन 18 हो गया, और फिर कैल्शियम एंड पोटाशियम आता है, ठीक है, पोटाशियम एंड कैल्शियम, ठीक है, ठीक है। तो ये 20 आपको कम से कम याद रहना चाहिए, क्लियर। तो ये आपको समझ में आ गया। तो अब आर्गन का कितना है हमारा? 18। तो अब हमको बोला है कि मास नंबर विच इज डिनोटेड बाय द m, और जो आर्गन का एटॉमिक नंबर है वो 8, जिसको हम लोग 8 से a से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो मास नंबर जो होता है वो मास नंबर इज सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो एक न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो वो होता है मास नंबर। सो मास नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और अगर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करो, नंबर ऑफ प्रोटॉन को, है ना, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा प्रोटॉन का, किसी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना, इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये भी होता है। अब इसमें क्या है कि आप इसमें देखिए क्वेश्चन हमारा जो पूछ रहा है कि अब नंबर ऑफ सब सारे हम लोग वैल्यू निकालते हैं। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और पहले हम लोग क्या निकालते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा वो डिफरेंस बिटवीन द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। सो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर विच इज 40 माइनस 18, तो ये कितना हो गया? 22। सो न्यूट्रॉन नंबर 22 होगा। सो द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन आर्गन इज 18, ये गलत हो गया आपको, ठीक है। अब क्या है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखो एक में दिया है नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 22 और एक में हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 18, है ना, और द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आर्गन इज 40। तो हमने ये कहा है आपको कि इसमें क्या होगा कि सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन नहीं, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इज इक्वल टू द मास नंबर। सो यहाँ पे प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? न्यूट्रॉन अगर होता तो सही होता, तो ये भी गलत हो गया, तो दो गलत हो गए। अब इस दोनों में से एक ही सही होगा। द सम ऑफ प्रोटॉन इन आर्गन इज 22 और द सम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आर्गन, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, और किसी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सेम होता है। सो द आंसर इज सी, ठीक है ना, ये भी गलत हो गया। अगला है कि
कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वैलेंसीज ऑफ फिलामेंट्स। वैलेंसी वो होता है जो लास्ट ऑर्बिट में रहता है। जैसे नियॉन की जो है, नियॉन की कितनी है 10, ठीक है ना, 10 एटॉमिक नंबर है। सिलिकॉन की कितनी है 14 है। और ये जो नाइट्रोजन की कितनी है 7 है। और मैग्नीशियम की 12 है। सो वैलेंसी कितना होगा इसमें, तो इसको अगर हम लिखते हैं तो 28 लिखते हैं, ठीक है, 28। इसको लिखते हैं कितना 284, तो ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे 25, ठीक है। और इसको लिखेंगे 2 8 10 और 2, ठीक है ना। अब ये आपको वैलेंसी किसकी कितनी हुई वो आप देख लो, ठीक है ना। तो अब पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वैलेंसीज, मतलब ज़्यादा किसकी है, सबसे ज़्यादा किसकी हो गई, तो सबसे ज़्यादा जो वैलेंसी होगी वो किसकी हो गई, ठीक है। तो अब क्या होगा इसमें, अब आपको पूछ रहा है कि वैलेंसीज में इसको आपको सजाना है। तो आप इसमें एक चीज़ समझिए कि जो भी एक ये जो होगा, जो नियॉन है अपना, वो उसकी वैलेंसी 0 होगी। वैलेंसी मतलब लास्ट ऑर्बिट में है। और उसमें क्या है कि जो लास्ट ऑर्बिट में जितने एलिमेंट हैं, अब इसमें क्या है कि हमको स्टेबल बनना है। हर कोई क्या चाहता है कि स्टेबल बने। तो स्टेबल बनने के लिए अगर किसी के पास खुद स्टेबल नहीं है तो क्या करेगा, दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएगा। और जो बॉन्ड बनाने के लिए उसको कितना चाहिए होगा, तो ये भी चाहेगा कि हमारे लास्ट में जो है 8 हो जाए, ठीक है ना। 8 हो जाएगा तो हमारा स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, चार किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ में ये रिलेशन बनाएगा, ठीक है ना, उसको बॉन्ड बनाएगा। सो 4 के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी जो वैलेंसी होगी वो हो जाएगी 4। इसके बाद इसको ये चाहेगा कि हमारा जो 8 हो जाए, कि हम जो है थोड़ा मतलब कि स्टेबल हो जाए। तो ये 3 एलिमेंट के साथ में अपना ये करेगी। और ये क्या करेगा, तो ये तो 4 चाहेगी कि 4 हमको मिल जाए, है ना। इसके पास 4 चाहिए, तो ये 4 के साथ चाहेगा कि या तो कोई हमको 4 दे दे, है ना। तो ये चाहेगा कि हमको कोई 4 दे दे, ये नहीं चाहेगा कि हम 4 किसी को दे दें। तो इसकी वैलेंसी 4 हो गई। ये क्या चाहेगा कि 5 हम थोड़ी नहीं देंगे, मेरे पास 5 है, हमको 3 चाहिए, तो हम तो या तो किससे लेंगे, नहीं तो साथ में बॉन्ड बनाएंगे। तो इसको 3 चाहिए। और ये क्या होगा, अब इसके पास कितने चाहिए, अगर इसको हमको यहाँ पे 8 करने हैं पूरे, तो यहाँ पे इसको 6 चाहिए। तो या तो 6 कोई दे, नहीं तो ये 2 किसी को दे दे। तो ये क्या करता है, किसी को 2 दे देता है, क्योंकि 6 लेना ज़्यादा टफ है रैदर देन। तो इसकी जो वैलेंसी है वो 2 है, कि 2 दे देगा किसी को। तो अब आप इसमें देख लीजिए, और ये तो पूरा 8 है ही लास्ट में, है ना। तो ये तो पूरा है, तो इसको कोई दिक्कत ही नहीं है। नाउ तो पूछ रहा है कि वैलेंसी का ऑर्डर क्या होगा। तो आप देख लो, सबसे ज़्यादा किसकी होगी, सिलिकॉन की 4, फिर आपको क्या होगी, नाइट्रोजन की 3, है ना। और इसकी आपको मैग्नीशियम की 2 और नियॉन की 0। नियॉन जो है वो नियॉन तो पहले ही से स्टेबल है, तो इसको क्यों किसी से कुछ लेना और किसी से बॉन्ड बनाना। बट सिलिकॉन को या तो 4 दे देगा या 4 लेगा। और नाइट्रोजन का या तो 5 देगा या 3 लेगा, है ना। सो 3 लेना ज़्यादा ठीक होगा, है ना। और ये 2, तो आप समझ जाएंगे कि इसका वैलेंसी में क्या हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। सो रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होगा। सो रेजिस्टिविटी आप जानते हैं कि R इज इक्वल टू रो L/A, ठीक है। सो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस एरिया बाई L। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो रेजिस्टेंस का क्या होता है यूनिट, ओम होता है। और एरिया का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, तो ये कैंसिल हो गया 1 मीटर से 1 मीटर। सो रो मीटर दैट्स मीन्स ओम मीटर, ठीक है ना। सो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम मीटर, क्लियर। सो द आंसर इज डी, ठीक है। अगला है व्हाट इज द करेंट रिक्वायर्ड टू लाइट अ 60 वाट बल्ब इंसेंडेंस बल्ब इन अ डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ 240 वोल्ट। वोल्टेज कितना जा रहा है, 240 वोल्ट जा रहा है, और इसकी पावर जो है वो 60 वाट है। सो वी न्यू दैट, क्या हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, है ना, वोल्टेज इंटू करेंट। सो हमें पूछ रहा है करेंट कितना जाएगा, सो पावर बाई वोल्टेज। सो पावर कितनी है आपको 60 वाट है, और वोल्टेज कितनी है 240 वोल्ट है। तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0.25 एम्पियर जो होगा इसमें करंट लगेगा। सो तो करंट कितना लगेगा, बॉल 60 वाट के बॉल को जलाने के लिए आपको लगेगा 0.25 एम्पियर की करंट, क्लियर। अगला है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पहले होता क्या है, सो फोर्स इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। दैट्स मीन्स कि 2 मास है अगर m1 m2, और उन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस r है, तो ये दोनों की जो फोर्स होगी, दोनों एक दूसरे को खींचेंगे। सो वो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू मास, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डिस्टेंस क्या स्क्वायर। तो इसकी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम लोग ऐसे करेंगे m1 बाई m2 बाई आर स्क्वायर। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम लोग यहाँ पे देंगे,
ठीक है। सो फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल m1 इंटू m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। नाउ अब ये क्या हो जाएगा इसमें, तो ये फोर्स हो गया, ठीक है, क्लियर। सो जी का क्या होगा, तो आप देख लो F इंटू आर स्क्वायर बाई m1 m2। सो मास की क्या होती है, मास की m रहेगी, ठीक है ना, जब हम डायमेंशन लिखते हैं तो। सो फोर्स का क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। सो एक्सेलरेशन आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2, क्लियर। सो मास को हम लिखेंगे क्या, m में लिख दें। एक्सेलरेशन क्या होता है, जैसे कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाई टाइम, और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। सो डिस्टेंस बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। सो डिस्टेंस को हम एल से डिनोट करेंगे और टी स्क्वायर को टी स्क्वायर ही लिखेंगे। सो मास इंटू एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे, एल बाई टी स्क्वायर इंटू आर का क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर डिवाइड बाई एम इंटू एम। ओके, अब इसको कैंसिल करते हैं। सो क्या हो जाएगा, एम इंटू एल क्यू डिवाइड बाई टी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर। सो एक एम से एम कैंसिल हो गया, और तो ये क्या हो गया, एक m जो है वो -1 हो गया, m ऊपर चला गया, और l तो ऊपर में 3 है ही, और t माइनस में चला गया। सो द आंसर इज m टू द पावर -1, l टू द पावर 3 और t टू द पावर -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर आपको निकालने आता है दैट्स गुड, नहीं निकालने आता है तो आप याद भी रख सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। सो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है ब्रायोफाइट को, ठीक है। सो ब्रायोफाइट को बोला जाता है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, क्योंकि इस प्लांट्स को दोनों वाटर की भी ज़रूरत होती है और सॉइल की भी ज़रूरत होती है उसके सर्वाइवल के लिए। तो ये जो प्लांट्स क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट है, सो प्लांट्स में 2 तरह के होते हैं, जिसके डिफ्रेंशिएटेड बॉडी पार्ट होते हैं, है ना, डिफ्रेंशिएटेड बॉडी पार्ट होते हैं, और एक होता है जिसका जिसके नहीं होते हैं एक, और एक होते हैं डिफ्रेंशिएटेड पार्ट, सिर्फ डिफ्रेंशिएटेड पार्ट होते हैं, क्लियर। तो इसमें आ गया डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी होगा और डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी नहीं होगा। तो इसमें आता है थैलोफाइटा, ठीक है। सो थैलोफाइटा, और इसमें क्या हो जाएगा, थैलोफाइट हो गया, और ये हो गया आपको, इसमें आ जाता है, इसमें फिर 2 आ जाते हैं, है ना। द प्लांट हैविंग डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी, तो उसमें 2 आ जाएंगे। एक हो जाएगा विदाउट वस्कुलर टिश्यूज और विथ वस्कुलर टिश्यूज। सो विथ वस्कुलर टिश्यूज, है ना, और ये विदाउट, ठीक है। अब ये क्या हो गया कि वस्कुलर टिश्यू जिसमें होगा उसका क्या मतलब हुआ, वस्कुलर टिश्यू इन अ प्लांट का मतलब हो गया कि उसमें जाइलम एंड फेलम होगा, ठीक है ना। सो जाइलम फोलम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जो वाटर की ट्रांसपोर्टेशन होती है उसको बोलते हैं जल से जाइलम, याद रखो, और फल, है ना, ये फूड याद रखो, ठीक है ना। सो फूड का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ना, प्लांट के डिफरेंट पार्ट में, दैट्स अ आपको फोलम। तो जाइलम जो होता है वो वाटर या जितना भी जो मिनरल्स वगैरह होता है रूट से वो ऊपर तक जाता है, दैट्स अ जाइलम। जाइलम से जल याद रखो, और फाइलम से आपको क्या याद रखना है, फूड, है ना। तो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसको बोलते हैं वस्कुलर टिश्यू, है ना, वस्कुलर प्लांट, क्लियर। अब इसमें क्या हो गया, तो इसमें जो विदाउट वाला हो गया, उसमें विदाउट वस्कुलर टिश्यूज वाला हो गया, वो होता है ब्रायोफाइटा, ठीक है, ब्रायोफाइटा। और जो विथ वस्कुलर होगा वो होते हैं 2 तरह से। एक होता है डू नॉट प्रोड्यूस सीड, जो सीड को प्रोड्यूस नहीं करता है ना, तो उसको बोलते हैं आपको क्या बोलते हैं, टेरिडोफाइट। क्या बोलते हैं, टेरिडोफाइट, ठीक है, टेरिडोफाइट बोलते हैं। और एक होता है जो प्रोड्यूस करते हैं, है ना, प्रोड्यूस सीड को, है ना, तो सीड करते हैं प्रोड्यूस। अब इसमें 2 तरह की सीड हो गई, एक होता है जिम्नोस्पर्म। क्या होता है, जिम्नोस्पर्म्स, जिसमें जो सीड जो होती है वो नेक्ड सीड होती है, जिम्नोस्पर्म। और एक होता है इसको बोलते हैं फेनोरोग्राम्स, इसको बोलते हैं फेनोरोग्राम्स, तो बोलते हैं जो प्रोड्यूस सीड करता है उसको बोलते हैं फेनेरोग्राम्स। क्या बोलते हैं, फेनेरोगैम्स, ठीक है। और उसमें जो हो गया जिम्नोस्पर्म हो गया, और एक हो गया एंजियोस्पर्म्स। सो एंजियोस्पर्म्स जो सीड होगा फ्रूट के अंदर में जो होता है, ठीक है। अब इस एंजियोस्पर्म्स में 2 टाइप होते हैं, एक होता है डाइकोट्स, यूपीएससी ने पूछा हुआ था, और एक होता है मोनोकॉट्स, ठीक है। सो डाइकोट्स होता है जिसमें वैसे सीड जिसमें 2 कॉटिलेडॉन्स होते हैं,
और जिसमें एक कोटिलेडॉन्स होते हैं वो होता है मोनोकॉट्स। मुझे लगता है कि इतना से काफ़ी है, ठीक है। प्लांट में दो तरह के हो गए, जिसमें डिफ्रेंशिएटेड बॉडी पार्ट है, एक में नहीं है। तो जिसमें डिफ्रेंशिएटेड बॉडी पार्ट है वो दो तरह के हो गए, एक में हो गए जो वास्कुलर प्लांट टिश्यूज हैं, एक हो गया नहीं है। तो जिनमें वास्कुलर प्लांट नहीं है ब्रायोफाइटा। तो आप ये सारी याद रखेंगे तो हम मुझे लगता है कि इस पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। डाइकोट्स वगैरह एंजियोस्पर्म में आते हैं। क्लियर? यह आपको पूरी एनसीईआरटी की दी हुई है। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियल पैथोजेंस। तो एड्स होता है वायरस से, डेंगू फीवर ये वायरल है, और कोविड-19 है ना, और टाइफाइड फीवर जो होता है वो एक बैक्टीरिया है, वो नाम है उसका सैल्मोनेला टाइफी। तो इससे सैल्मोनेला टाइफी से ये होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरियल पैथोजेंस कौन सा होगा? तो ये टाइफाइड फीवर होती है, ठीक है ना। टाइफाइड फीवर कौन से किससे होती है? इससे। और ये कैसे कंटेमिनेट होती है? जो गंदा ये जो फैलती कैसे, स्प्रेड कैसे होती है? कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, मतलब जो गंदा फूड और वाटर होता है वहाँ से ये कंटेमिनेट होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारे टिमटिमाते क्यों हैं, है ना, किस कारण से? सो दिस इज द कॉज। ये जो होता है वो रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। सो इज नॉट अ रिफ्लेक्शन, इट इज रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि डिफरेंट जो लाइट है ना, वो डिफरेंट लेयर से पास करता है, और हर लेयर की अलग डेंसिटीज है, हर टेम्परेचर अलग है। तो उसके कारण क्या होता है, लाइट जो है सो बार बार रिफ्लेक्ट होता है, मेनी टाइम्स रिफ्लेक्ट होता है ना, ठीक है। तो वो उसके कारण जो है सो स्टार जो है सो चमकता है, ठीक है। अगला है कि 5 न्यूटन फोर्स इज डिफाइंड व्हेन अ मास ऑफ 10 kg एक्सलेटेड विथ। अब देखो हमें फोर्स पता है कि मास इनटू एक्सलेशन होता है। इट इज गिवन हियर दैट फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन, ठीक है, और मास इज इक्वल टू 10 kg एंड आस्किंग की एक्सलेशन क्या होगा। सो फोर्स इज इक्वल टू 5 रखो यहाँ पे, मास की जगह पे 10 रखो, इंटू एक्सलेशन। सो ए इज इक्वल टू 5/10 विच इज 1/2 विच इज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो द आंसर इज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कलर ऑफ हाइड्रोजन गैस। सो हाइड्रोजन गैस जो होता है वो कलरलेस गैस होता है और इनविजिबल गैस होता है। क्लियर? अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। तो कह रहा है कि मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यही गलत हो गया कि मोस्ट नहीं है, एक ग्रेफाइट है जो कि आपको हीट का कंडक्टर ऑफ हीट है भी है और कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। और ग्रेफाइट और डायमंड जो है दीज आर द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, है ना, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। सो बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कोवैलेंट। बिल्कुल, कार्बन का जो होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में बॉन्डिंग जो होती है कोवैलेंट। कोवैलेंट मतलब शेयरिंग का, है ना। तुम 4 है कार्बन के पास में, है ना, कार्बन का क्या होता है, कार्बन 6 है, ठीक है। सो 6 है तो 2 और 4, तो अब ये 4 है तो इसको 8 पूरा करने के लिए या तो 4 किसी को देगा या 4 किसे लेगा। तो जनरली क्या होता है, ना ही 4 देता है और ना ही 4 कोई इसको देगा। तो बेटर क्या होता है, ये क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, बोलता है कि ठीक है तो हम किसी और के साथ बना लेंगे बॉन्ड, ठीक है। अब हाइड्रोजन के पास में 1 होता है, ठीक है, तो हाइड्रोजन को बोलता है चलो हम दोनों मिल लेते हैं, है ना, 4 हाइड्रोजन से मिल लेता है तो ये CH4 एक कंपाउंड बना देता है। और इसमें हाइड्रोजन भी स्टेबल है क्योंकि हाइड्रोजन के पास के भी 2 चाहिए कम से कम। हीलियम जो है स्टेबल है तो उसको पूरा करने के लिए, और कार्बन को 8 चाहिए, तो इसमें दोनों पर्पस पूरा हो गया। तो कार्बन जो बनाती है वो बनाती है कोवैलेंट, ठीक है। ग्रेफाइट इज यूज एज लुब्रिकेंट, बिल्कुल सही है, वो थोड़ी सी ज़्यादा चिकनी होती है तो इसको लुब्रिकेंट की तरफ ही यूज की जाती है। सो डायमंड इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, बिल्कुल डायमंड और ये ग्रेफाइट दोनों एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है ना, मतलब एक ही कार्बन का ही एक अपरूप है, ठीक है। और डायमंड आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती, इलेक्ट्रिसिटी का एकदम सबसे ज़्यादा कठोर भी है ये, है ना, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो करती ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। सो आंसर हमारा ये हो गया, नॉट करेक्ट पूछ रहा था। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब देखो फ्लावर जो होगा, फ्लावर जो होता है किसी ट्री में, तो फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव जो है जिसमें जो एंजियोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म, ठीक है। सो एंजियोस्पर्म्स दैट्स मीन्स फ्लावरिंग प्लांट, है ना। तो इसमें क्या होगा कि फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का जो क्या कहते हैं उसको, वो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसमें किस तरह से हो सकता है, वन इज ए यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है और एक होता है सेक्सुअल फ्लावर। सो यूनिसेक्सुअल होता है जिसमें ये सिर्फ ओनली या तो मेल होगा, मेल या फीमेल पार्ट होते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट, जैसे स्टैमेन होगा या कार्पेल होगा, ठीक है।
और जो सेक्सुअल जो आपको सेक्सुअल फ्लावर है उसमें क्या होगा कि दोनों रहते हैं एक ही में। सो बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, तो उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। जैसे बोथ स्टेमन्स एंड कार्पल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, एक मेल पार्ट और एक फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब यूनिसेक्सुअल का जो एग्जाम्पल है जिसमें एक ही में आपको या तो मेल पार्ट होते हैं या फीमेल पार्ट होते हैं, तो इसमें हो गया जैसे यूनिसेक्सुअल में बात करें कोकोनट, सो कोकोनट हो गया आपको, पपाया हो गया, सो द आंसर इज पपाया, ठीक है। और इसके बाद वाटरमेलन हो गया, कुकम्बर हो गए, खीरा हो गया, मेज हो गया, तो ये सारी पंपकिन है, तो ये सारी जितनी भी हैं आपको उसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो गया। और ये सेक्सुअल फ्लावर जो हो गया बाइसेक्सुअल, है ना, बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या हो गया, इसमें आपको लिली है, रोज है, इसके बाद सनफ्लावर है, इसके बाद मस्टर्ड है ना, और हिबिस्कस है, ये सारी जितनी भी हैं वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, जिसमें है कि फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दोनों होते हैं, है ना, मतलब स्टैमेंस एंड कार्पेल, दीज आर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्लियर। अगला है कि ऑल ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस है बॉयंसी, उत्प्लावन बल, है ना, बॉयंसी फोर्स आपको पढ़े होंगे, उत्प्लावन बल। सो उत्प्लावन बल क्या होता है, ये आर्किमिडीज ने कहा था, आर्किमिडीज का सिद्धांत याद है, ठीक है। सो आर्किमिडीज का सिद्धांत हमने पढ़ा था, तो उसमें उत्प्लावन बल के बारे में बताया था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। सो ये बोला है कि ऑल ऑब्जेक्ट्स एक्सपीरियंस अ बॉयंसी व्हेन दे आर इमर्स इन अ फ्लूइड। बॉयंसी क्या होगा, तो जब भी आप किसी भी चीज़ को, है ना, आप अगर लिक्विड में डुबोते हैं तो वो बायंसी फील करता है, तो बायंसी होगा क्या, ये एक फोर्स है, ठीक है ना, तो ये फोर्स ऑफ बायंसी है। तो फोर्स ऑफ बायंसी, तो आर्किमिडीज ने कहा कि अगर आप किसी बॉडी को अगर आप वाटर में डुबाओगे, है ना, तो वो क्या होगा कि एक अपवर्ड फोर्स, ठीक है ना, ये मान लो कि कोई कंटेनर है, इसमें अगर कुछ आप रखोगे तो एक तो आपको इसको मास इनटू ग्रेविटी लग रहा होगा नीचे की तरफ फोर्स, और एक फोर्स ऊपर की तरफ लगता है जिसके कारण भी कुछ बॉडी जो है वो आपको तैरता रहता है ना। सो और ये जो होता है वो आपको वेट ऑफ लोड का जो जितना डिस्प्लेस करता है, जितना पानी डिस्प्लेस करेगा उतना ही फोर्स होता है, ठीक है। सो दिस इज अ अपवर्ड फोर्स जो होता है वो होता है बायंसी। मतलब बायंसी है कि आपको नीचे तो ग्रेविटी के कारण तो फोर्स लगी रही है, उसके ऊपर जो फोर्स लगती है दैट्स अ बायंसी फोर्स। ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल में हम लोगों ने पढ़ा था कि अप बायंसी फोर्स जो होगा वो अपवर्ड लगता है, ठीक है। What is the magnification produced by concave lens of focal length 10 cm when an image is formed at a distance of 5 cm from the lens? अब ये देख लीजिए, अब इसमें दो तीन चीज़ें याद रखिए, कॉन्केव लेंस, ठीक है, और इसमें मैग्निफिकेशन हमसे पूछ रहा है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो कॉन्केव लेंस है, लेंस की फॉर्मूला होती है 1/f = 1/b-1/u। अब जो u होती है वो वस्तु की दूरी होती है, वस्तु की दूरी, डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और ये जो होती है वो इमेज की डिस्टेंस होती है, ठीक है। सो इमेज की डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ इमेज जहां पे बन रहा है। क्लियर। सो अब ये फोकल लेंथ हो गया। सो कॉन्केव लेंस में क्या होगा, अब देखो जो कॉन्केव लेंस होता है, कॉन्केव लेंस, ठीक है, कॉन्केव लेंस मतलब अवतल लेंस, और कॉन्वेक्स मतलब उत्तल। सो कॉन्केव लेंस में आपको फोकल लेंथ हमेशा याद ही रख लीजिए, फोकल लेंथ ऑलवेज निगेटिव, ऑलवेज निगेटिव होता है। तो ये 10 दिया है सेंटीमीटर, मतलब -10 हम लेकर सॉल्व करेंगे, बिकॉज दिस इज अ डाइवर्जिंग लेंस। तो कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग लेंस है और इसकी फोकल लेंथ जो होता है वो निगेटिव होता है। इसके बाद कॉन्वेक्स की बात करें अगर, तो कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, और दिस इज अ कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस। हमसे पूछा है कॉन्केव लेंस के, सो यहाँ पे फोकल लेंथ को क्या -10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, लिख दिया। इसके बाद है कि यहाँ पे फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, लेंस से ये देखो, ये आपको हो गया कॉन्केव लेंस और ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस। तो लेंस से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनाता है, मतलब इमेज का डिस्टेंस। सो इमेज का डिस्टेंस मतलब ही इज गिविंग दैट v = और ये हो जाएगा, चूंकि लेंस से इतना दूरी पर बना रहा है तो ये भी निगेटिव में हो जाएगा, सो -5 सेंटीमीटर। क्लियर। जस्ट पुट द वैल्यू 1/f -10 = 1/-5 -1/u। सो व्हेन यू आप इसको सॉल्व करोगे तो u की वैल्यू -10 सेंटीमीटर आएगा। नो क्यों जरूरत था इसका, कि मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है लेंस के लिए वो होता है v/u, ठीक है। सो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v/u, और लेंस के लिए अगर मिरर की बात करो तो ये -v/u,
सो लेंस और इसमें मिरर में यही डिफरेंस है, तो -v/u। सो m इज इक्वल टू v/u अगर होगा तो आप देख लो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 है v और -10 है ये, सो इट्स अ 1/2 है ना। सो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, 0.5 इज द मैग्निफिकेशन जो होगा ये प्रोड्यूस होगा। क्लियर। अब इसमें आपको साइन कन्वेंशन पता होता तो ज़्यादा आराम से बन जाता, मैंने एक्सप्लेनेशन में लिख दिया। अगला है कि द कन्वेंशनल कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर विच इज इक्वल टू, सो अब किलोवाट आवर है ना। सो 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, 1 किलोवाट आवर। सो मतलब 1000 वाट आवर। सो 1000 वाट। अब सुनो, एक आवर में कितना होता है, एक आवर में कितना होता है 3600 सेकेंड। सो 3600 सेकेंड है ना। और 1 वाट इज इक्वल टू द एनर्जी कंजम्पशन रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। सो 1 जूल पर सेकेंड जितना एनर्जी कंजम्पशन होगा दैट्स अ 1 वाट। ठीक है। सो 1000 वाट आवर हो गया। अब इसको क्या करेंगे, 3600 इंटू 1000 सेकेंड हो जाएगा, आवर्स को सेकेंड में कर देंगे है ना। ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। क्लियर। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल हो जाएगा इसका आंसर। आप डायरेक्ट वैल्यू भी याद रख सकते हैं। अगला है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर, द करेंट रन इज 600 मिली एम्पियर, व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब। तो मैं बता दिया था आपको कि P इज इक्वल टू V इंटू आई। सो वेलोसिटी जो ये दिया है, वोल्टेज दिया है वो 220 और करंट दिया है 600 मिली एम्पियर, तो उसको हम एम्पियर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻³ सो कितना हो जाएगा ये आपको जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 132, 22 इंटू 6। तो 22 इंटू 6 इज द 132 और पावर को हम लोग वॉट में लिखते हैं। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज नॉट कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब आप 3 इडियट देखे होंगे है ना, तो उसमें क्या देखा था, सोडियम क्लोराइड है ना, जो बहुत ज़्यादा ही इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं होगा, तो जो शुगर है, ये जो है शुगर है ना, तो शुगर को अगर आप पानी में मिलाते भी हो है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन मतलब शुगर को पानी में मिलाते हो, तो शुगर को पानी में अगर मिलाते हो तो ये कोई आयन नहीं बनाएगा, तो जो आयन बनाती है ना, वो ज़्यादा कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी की होती है। सो आंसर हो जाएगा कौन सा कैपेबल नहीं, शुगर। और ये आपने मूवी देखी होगी कि सॉल्ट वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, ये हमने देखा था मूवी में भी है ना। तो कॉपर सल्फेट भी आयन बनाता है, सोडियम भी क्लोराइड बनाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बनाता है। ये Na+OH-, ठीक है, और ये Na+Cl-। ठीक है, और ये कॉपर जो है +2 और SO4 2-। ठीक है, तो ये बनाता है। ठीक है। टू हेल्प डीप सी ड्राइवर विथ द कैरी सिलेंडर ऑफ ऑक्सीजन। अब क्या होता है, जो सी के अंदर जाता है ना, गहरे समुद्र में जो गोताखोर होते हैं उनको सांस लेने में सहायता करने के लिए वो एक सिलेंडर लेके जाते हैं, उसमें ऑक्सीजन के साथ किस चीज़ का मिक्सचर होता है। अब जैसे मान लीजिए कि उस समुद्र के नीचे जाएगा तो क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है वो डिक्रीज होता जाता है, नीचे की तरफ जाएंगे तो ऑक्सीजन क्या होगा, डिक्रीज होता जा रहा है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोक्सिया। ठीक है। अब क्या होता है कि जब ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, तो वो क्या करता है अपने साथ पहले तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। क्या लेके जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर। अब क्या होता है, उस ऑक्सीजन सिलेंडर में जो होता है वो हीलियम एंड ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है। ठीक है। अब क्या इसमें क्या दिक्कत है, जो एयर होता है हमारे यहाँ, एयर जो होता है उसमें आपको नाइट्रोजन भी बहुत रहता है। ठीक है ना, और जब वो सी ड्राइवर्स अंदर की तरफ जाता है सो लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन जो होता है उसके ब्लड में डिजॉल्व होता है। ठीक है। तो जब बाहर की तरफ आता है ना, तो क्या होता है, अचानक से क्या होता है, नाइट्रोजन डिक्रीज कर जाता है और ये ब्लड में अलग से करके बबल्स बना देता है, जिसके कारण तो एक डेंजरस मेडिकल कंडीशन हो जाती है जिसको हम लोग बेंट्स बोलते हैं। ठीक है। सो इस कारण से ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ साथ में हीलियम गैस को रखा जाता है ना, जो लेस सॉल्युबल है ब्लड में। ठीक है। तो यह आंसर क्या हो जाएगा, हीलियम। सो इसमें हीलियम मिला करके हम लोग जाते हैं। यह आपको एक्सप्लेनेशन है, नहीं समझ में आएगा पढ़ लेना। द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स इज मेजर। अब देखो इसमें कंफ्यूजन है, अगर पूछता है कि एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स तो आप लिखते मीटर तो डिस्टेंस हो जाता,
लेकिन अब पूछता है कि एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स, तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स इज मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ प्रेशर, प्रेशर की यूनिट में। ठीक है, अगर एम्पलीट्यूड ऑफ सीधे वेव्स पूछता तो आप डिस्टेंस की यूनिट में, मतलब मीटर में। क्लियर। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी। सो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी इसलिए है कि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन नहीं है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। और जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी में आपको वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक है, सो जहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा वो वेलोसिटी हो गया, जहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन मैग्नीट्यूड होगा तो वो हो गया आपको स्केलर क्वांटिटी। सो स्पीड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगला है कि ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ। तो ब्रोंज क्या होगा, तो याद रखना है कि ब्रोंज जो है वो एलॉय है कॉपर और टिन का। सो कॉपर एंड टिन। और एक ब्रास का भी याद रखिए, ब्रास जो होता है एलॉय है कॉपर एंड जिंक का, जो है ये ब्रास है। ठीक है, क्लियर। कांस्य की बात कर रहे हैं और पीतल की बात करें क्या है हमने। ठीक है, अगला है कि बी स्टिंग, है ना, मधुमक्खी का डंक जो मारता है तो एक एसिड छोड़ता है। कौन सा एसिड है, ये सबको पता होगा। ये होता है जिससे पेन एंड इरिटेशन होता है, वो एसिड होता है मिथेनोइक एसिड। यहाँ पे कहीं कहीं इसको लिखते हैं फॉर्मिक एसिड भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा मिथेनोइक एसिड। क्लियर। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स कैन नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या मैंने बताया था, V इंटू आई। और वी न्यू दैट की ओम्स लॉ से कि V इज इक्वल टू आई आर। सो V इज इक्वल टू आई आर, सो कैन आई राइट P इज इक्वल टू आई आर इंटू आई, सो आई स्क्वायर आर। तो वी आई तो हो ही सकता है, आई स्क्वायर आर भी हो सकता है। द सेकेंड थिंग इज दैट कि P इज इक्वल टू वी आई है। ठीक है, सो आई इज इक्वल टू वी बाई आर लिख सकते हैं। सो कैन आई राइट P इज इक्वल टू वी इंटू वी बाई आर, सो वी स्क्वायर बाई आर। सो पावर जो होगा वी आई भी हो सकता है, आई स्क्वायर आर भी हो सकता है, बी स्क्वायर आर भी हो सकता है। ये नहीं होगा, तो हमसे पूछ रहा है कौन सा इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला नहीं होगा, सो दैट्स अ बी। अगला है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज द लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कहाँ पे होता है, दैट्स अ सोलर सेल में। सोलर सेल में क्या होता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है ना। पहले इसको क्या करते हैं और हीट में, और उससे क्या करते हैं फोटो वोल्टाइक इफेक्ट, है ना। क्लियर। सो लाइट एनर्जी से हीट एनर्जी, हीट से आपको इलेक्ट्रिकल में, तो ये आ जाएगा सोलर सेल। ठीक है। अगला है सोनार। ये क्या है, सोनार जो होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो ये जो टेक्निक है ये अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करके जो नीचे स्पीड डिस्टेंस में जो अंडर वाटर में ऑब्जेक्ट्स होता है उसकी डायरेक्शन, उसकी ये ढूंढता है। ठीक है ना, कितना डिस्टेंस है, क्या स्पीड है नीचे जो अंडर वाटर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी। तो सोनार इज ए डिवाइस दैट इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स बाय अ शिप। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेव्स डज इट यूज फॉर दिस पर्पस। तो ये यूज करता है अल्ट्रासोनिक वेव का, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्लियर। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर मेकिंग फिलामेंट ऑफ इंसेंडेंसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब। ये आपको पता होगा कि बनता है किससे, इलेक्ट्रिक जो बल्ब होता है उसकी जो फिलामेंट होती है वो टंगस्टन से बनता है। ठीक है। अगला है माइक्रोफोन क्या कन्वर्ट करता है। सो माइक्रोफोन जो होता है वो डिवाइस ऐसा होता है जो साउंड को एज ए इनपुट कैप्चर करता है और उसको साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और जो आप ईयरफोन यूज करते हो, सो ईयरफोन क्या करता है, या हेडफोन, तो ये जो आप यूज करते हो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वहाँ से लेता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, और उसको साउंड में कन्वर्ट करता है। ठीक है। सो ये आपको हो गया ईयरफोन और ये हो गया माइक्रोफोन। अगला है कि ये फ्लोएम टिश्यूज आर मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट। हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, है ना, कि वस्कुलर प्लांट में क्या होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। सो फ्लोएम जो होता है वो किसको ट्रांसपोर्ट करता है, मैंने बताया था कि जाइलम से जल से याद रखिए, है ना, तो वाटर को, और फ्लोएम जो होगा वो फल मतलब फूड को। तो आंसर क्या होगा, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है। वाटर और सो मिनरल्स वगैरह को कौन करता है, जाइलम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर की यूनिट की बात करते हैं। सो प्रेशर जो होगा वो फोर्स बाई एरिया होता है। सो प्रेशर इज फोर्स बाई
एरिया, है ना। सो ऐसा यूनिट इसका होता है पास्कल, जिस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स का न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पास्कल। सो पास्कल भी होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, और अगर सीजीएस यूनिट में बात करें तो इसको बोलते हैं बार। ठीक है, सो तीनों हो जाएगा, ये नहीं होगा जूल पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला है कि द ऑप्टिकल फेनोमेना रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर। ब्लू कलर स्काई का क्यों होता है? सो ब्लू कलर इज ड्यू टू स्कैटरिंग इफेक्ट। क्या है? स्काई का कलर ब्लू होता है ड्यू टू स्कैटरिंग, है ना, क्योंकि लिस्ट ब्लू है, ब्लू का लिस्ट वेवलेंथ है। सो लिस्ट वेवलेंथ, या उसको हम बोल सकते हैं हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है। द इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज फॉर कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है? सो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करता है, उसको बोलते हैं डायनेमो या जनरेटर। सो जनरेटर का काम क्या है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इलेक्ट्रिकल मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिक मोटर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। ये वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करने के लिए, आमीटर करंट को मेजर करने के लिए है। अगला है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज 2 मीटर। अब मैंने आपको बताया था कि फोकल लेंथ जो होगा वो कॉन्केव लेंस की बात कर रहा है, तो कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा ऑलवेज निगेटिव। सो बोला है कि फोकल लेंथ 2 मीटर दिया है, सो इससे पूछ रहा है कि व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस। सो पावर इज इक्वल टू 1/f होता है। सो 1/2 मीटर और निगेटिव में होगा, सो इट्स अ -0.5, और ये डायोप्टर होता है इसका यूनिट पावर का, सो लेंस के पावर का, तो -0.5 डायोप्टर। क्लियर? ये पावर इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ हमको माइनस या प्लस में आप लिख सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स रिएक्ट विद बोथ एसिड? कौन सा ऐसा है जो दोनों एसिड और बेस दोनों से करता है? तो जो मेटल है ना, जो ऑक्साइड दोनों से करता है रिएक्शन, वो उसको क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये ऐसे मेटल ऑक्साइड हैं जो बेसिक और एसिडिक प्रॉपर्टी दोनों शो करता है। ठीक है, तो अगर एसिड से करता है तो वो जो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं वो होता है बेसिक प्रॉपर्टीज़ का, और जब बेस से करता है, अल्कली से करता है, तो उसकी जो सॉल्ट और वाटर जो भी प्रोड्यूस होता है वो एसिडिक प्रॉपर्टी होता है, और वो कौन सा है? एल्युमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। ठीक है, दिस इज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स ब्रेड सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी व्हेन बेकिंग सोडा इज एडेड? ब्रेड जो होता है खाने वाला ब्रेड, उसको जो उसमें मिलाया जाता है बेकिंग सोडा। सो नाउ बेकिंग सोडा मिलाया जाता है उसमें, ब्रेड सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी व्हेन बेकिंग सोडा इज एडेड। बेकिंग सोडा इज एडेड विद द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें क्या मिलाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? ये फर्मेंटेशन के समय में ब्रेड को सॉफ्ट और फ्लफी बनाता है, नरम एंड मुलायम। ठीक है, स्पंजी। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग मिलाते हैं। ठीक है, अगला है कि सीनेवार किसका ओर है? तो सीनेवार जो है वो मरकरी का है ना, HgS, मरकरी सल्फाइड, है ना। अगला है कि व्हाइट गोल्ड इज एन एलॉय ऑफ। सो व्हाइट गोल्ड जो होता है उसमें जनरली क्या होता है? 75% तो गोल्ड होता है और 25% निकेल होता है। निकेल जो होता है 25% होता है। ठीक है, और इसमें जिंक भी होता है। तो हमारे पास क्या है? गोल्ड, कोबाल्ट, गोल्ड टिटानियम, गोल्ड मैग्नीशियम। सो गोल्ड निकेल वाला एक ऑप्शन है, सो द आंसर इज गोल्ड निकेल। और एक पैलेडियम भी व्हाइट गोल्ड होता है ना, ये भी एक अलग तरह का एलॉय होता है जो कोटिंग वोटिंग करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। सो इसलिए गोल्ड, निकेल एंड पैलेडियम हम बोल सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन कैन बी कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ। अब ये क्वेश्चन पूछा था CAPF में, और ये क्वेश्चन NCERT से ली गई है, और ये NCERT के 12 केमिस्ट्री से ली गई है कि हाइड्रोजनेशन क्या होता है। उसमें लिखा हुआ है आपको कि हाइड्रोजनेशन में कौन सा कैटलिस्ट रहता है। तो ये जो कैटलिस्ट होता है वो होता है निकेल। अब आपको देख लेते हैं कि हाइड्रोजनेशन है क्या। तो ये NCERT का कटिंग है। सो इसमें क्या है कि डाईहाइड्रोजन गैस एडेड टू एल्कीन एंड अल्काइंस in the presence of finely divided catalyst like platinum, palladium और निकेल टू फॉर्म अल्कीन। मतलब क्या हो गया कि अल्काइन, देखो अल्कीन या अल्काइन को अगर अल्केन में कन्वर्ट करना हो, है ना, सो अल्कीन, अल्काइन, अल्केन, है ना,
तो उसमें ये नॉन सैचुरेटेड और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात है। सो नॉन सैचुरेटेड से अगर सैचुरेटेड में जाएंगे तो उसमें जो है सो आपको अल्कीन से अल्काइन करना हो या अल्काइन से अल्केन करना हो, तो उसमें जो कैटलिस्ट लगती है वो कौन सी लगती है? प्लैटिनम, पैलेडियम और निकेल। तो हमारे ऑप्शन में क्या है? निकेल। सो आंसर क्या हो गया? निकेल। ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा हुआ है 12th से। अगला है कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लैक्ट लाइम, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ। देखो कैल्शियम ऑक्साइड, ये स्लैक्ट लाइम होता है बुझा हुआ चूना, है ना। सो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है CaO, और इसमें क्या मिलते हैं? H2O, तो बनाता क्या है? CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये कौन सा है? तो क्या हो गया कि दो कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होता है जो दो कंपाउंड मिला के, दो रिएक्टेंट मिला करके एक प्रोडक्ट बनाता है, दैट्स अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो आंसर क्या हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अगला है कि स्प्रिंटर फील्स क्रैम्प्स एंड पेन। धावक जो दौड़ने वाला जो है उसको कभी कभी मसल्स में पेन महसूस होता है। वो क्यों होता है? जब वो दौड़ता रहता है तो उसमें क्या होता है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है सही से, है ना। तो जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है सो एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड हो जाता है उसमें। लैक्टिक एसिड का एक जगह संचय हो जाता है, ठीक है ना, एनारोबिक रेस्पिरेशन के कारण। तो वो जो होता है लैक्टिक एसिड जो एक्यूमुलेट हो जाता है, एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण लेग में क्रैम्प्स होते हैं। सो लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन के कारण। ठीक है, अगला है कि द पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अगेन फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब इसमें बताया ही नहीं है कि कौन सा लेंस है। ठीक है, सो कोई पावर ऑफ अ लेंस सीधे बताया है। सो पावर क्या होता है? 1/f, और ये मीटर में होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तब ये डायोप्टर में होगा। तो हमें 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.1 मीटर। सो पावर क्या हो जाएगा? 1/0.1 विच इज 10 डायोप्टर। सो आंसर इज 10 डायोप्टर। ठीक है, अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल फॉर थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरोक्सिन। क्या जरूरत है? आयोडीन। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल थायराइड ग्लैंड। आपको पता है कि आयोडीन की कमी से आपको कौन सा रोग हो जाता है? ये घेघा रोग हो जाती है, ग्लैंड, है ना। सो थायरोक्सिन बनाने हेतु थायराइड ग्रंथि के लिए क्या जरूरत होता है? आयोडीन। तो आंसर क्या हो गया? आयोडीन। 3 रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस 11 ओम, 22 ओम एंड 33 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इक्विवेलेंट क्या होगा? मैंने बताया था कि R इक्विवेलेंट पैरेलल का होगा तो R1 R2 R3 ऐसे होगा। सीरीज में होता तो सीधे R इक्विवेलेंट अगर निकालना होता तो R1 + R2 + R3 कर देते हैं। मतलब ही इज आस्किंग कि ये ऐसा कुछ सीन है। ठीक है, तो ये है 11, ये 22 और ये 33। सो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/11 + 1/22 + 1/33। अगर इसको हम एलसीएम लेते हैं तो 66, तो ये हो जाएगा आपको 11/66। सो 1/6। सो 1 इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6 ओम। सो द आंसर इज 6 ओम। ठीक है, ये आपको सीरीज में करंट सेम होता है सीरीज रेजिस्टेंस में, और इसमें वोल्टेज सेम होता है। ठीक है, हर रेजिस्टेंस के पीछे। सो ये आपको एक्सप्लेनेशन है। द RMS पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द रेड लाइव वायर एंड ब्लैक न्यूट्रल वायर इन इंडियन डोमेस्टिक। जो इंडियन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? तो वो 220 वोल्ट होता है। ठीक है, द हाइड्रोजन बम एंड द यूरेनियम बम आर बेस्ड रिस्पेक्टिवली ऑन। अब देखो हाइड्रोजन बम जो बनता है और यूरेनियम बम मतलब क्या हो गया? एटम बम आप मान लो। तो जब ये इसके हाइड्रोजन बम जो बनता है वो अनकंट्रोलेबल है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन पे। सो न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब क्या हो गया? नाभिकीय संलयन। और जो यूरेनियम बम बनता है वो बनता है फिजन पे। फिजन मतलब विखंडन पे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन, और यूरेनियम बम या एटम बम बेस्ड ऑन फिजन। ठीक है, अब ये देख लो फिजन एंड फ्यूजन। ठीक है, तो फिजन क्या हो गया? फिजन हो गया आपको विखंडन, है ना। देखो टूट रहा है ना। ठीक है, एक जगह से सब सारे जगह। और ये क्या हो रहा है? ये दोनों से ये तो मिल रहे हैं, ठीक है ना, फ्यूजन ज्वाइन हो रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है? एक से दो लोग एक्सप्लिट हो रहे हैं। क्लियर? सो ये फ्यूजन, फिजन विखंडन, और ये फ्यूजन मतलब मिल रहा है। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। अगला है कि साउंड एंड लाइट वेव क्या है? कौन सा ट्रांसवर्स वेव है और कौन सा लॉन्गिट्यूडनल वेव है? तो जो साउंड वेव है
वो आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव है और लाइट वेव है वो ट्रांसवर्स वेव है। तो आंसर तो हमारा ए हो गया। नाउ इसमें क्या है, देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है और इसमें क्या होता है, जो डायरेक्शन होता है उसकी परपेंडिकुलर होती है, डायरेक्शन के परपेंडिकुलर आपको वाइब्रेशन होती है और ये पैरेलल होती है। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस हैं। अगला है स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल, जो बिच्छू उच्छू काटती है ना, तो उसमें जलन पीड़ा होती है। क्यों होती है, अभी थोड़ी देर पहले बात किए थे कि मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड को हम लोग फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, तो आंसर इज मिथेनोइक एसिड। अगला है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड व्हेन पीपल सफ़र फ्रॉम इनडाइजेशन ऑफ फूड। ये क्या है, सो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ये एक काम करता है एंटासिड की तरह। एंटासिड मतलब एसिड का अपोजिट हो गया, ठीक है ना। सो इसमें मैग्नीशियम होती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, जैसे कि आपके स्टोमक में, सो स्टोमक में क्या होता है कि स्टोमक में आपको जब HCl होती है, ठीक है, सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, तो आपको क्या हो जाएगा, ये आपको पेन करता है। तो आप क्या करो, बेसिक चीज़ कुछ खा लो। तो ये बेस है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वो जब इसमें जाता है तो वो न्यूट्रलाइज कर देता है एसी को, और दिस वन इज द माइल्ड बेस, बहुत ज़्यादा बेसिक नहीं होता है, नॉर्मल बेस होता है, ठीक है। सो स्टोमक में आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो प्रेजेंट है ही, उसको बस आपको न्यूट्रलाइज करने के लिए वीक बेस दिया जाता है। सो द आंसर इज माइल्ड बेस होता है, इनडाइजेशन है ना। इसके बाद क्वाशियोकर डिजीज है जो माल न्यूट्रिशन का फॉर्म है, तो उसमें किस चीज़ की कमी से होता है, तो क्वाशियोकर जो होता है वो लैक ऑफ प्रोटीन है ना के कारण होता है, या सीवियर माल न्यूट्रिशन के कारण। सो लैक ऑफ प्रोटीन के कारण होती है डिजीज क्वाशियोकर, ठीक है। अगला है कि डिफिशियंसी ऑफ आयरन, आयरन की डिफिशियंसी से एनीमिया रोग होता है, आसान है ना। इसके बाद आपको रिकेट्स डी, विटामिन डी की कमी से, ये स्कर्वी सी की कमी से, ठीक है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, सो मतलब कह रहा है कि मास जो है वो 10 kg है और वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, वो चल रहा, मूव कर रहा है। सो लीनियर मोमेंटम पूछ रहा है, तो मोमेंटम जो होता है P = mv होता है, और काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो ½ mv² होता है। अब आपको m और v दिया हुआ है, सो मोमेंटम क्या हो जाएगा 10 × 10 विच इज़ 100, और 100 न्यूटन सेकेंड। और इसके बाद काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, ये ½ m कितनी है 10, v कितनी है 10 का स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 500 जूल। सो काइनेटिक एनर्जी 100 और ये 500, सो द आंसर इज 100 न्यूटन सेकेंड और 500 जूल, ठीक है, क्लियर। अगला है द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं आमीटर से, वोल्ट मीटर से आपको किसको मेजर करेंगे, वोल्टेज को, ठीक है। अ मेटल ऑफ वायर ऑफ लेंथ L एंड डायमीटर D हैज अ रेजिस्टेंस R, ठीक है। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मेटल एंड ऑफ सेम लेंथ बट हैविंग डबल द डायमीटर, डायमीटर बढ़ गया। सो R की रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो R = ρL/A होता है, ठीक है। सो R की वैल्यू, रो को ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेंथ L है और एरिया क्या हो जाता है πr², तो इसकी डायमीटर जो है D है। सो कैन आई राइट पाई इंटू डी बाई डायमीटर, R = d/2 होता है ना, सो d/2 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। सो R = ρL/π, और ये क्या हो जाएगा d/2 का स्क्वायर, ठीक है। सो 4L / d का स्क्वायर लिख दूँ, ठीक है। सो ये हो गया। अब बोल रहा है कि ये R1 हो गया, दूसरा R है जिसमें क्या है कि लेंथ में डायमीटर जो होता है डबल हो गया। सो L तो सेम ही है, डायमीटर पहले कितना था D, अब क्या हो गया 2D, तो जो यहाँ पे क्या होता था d/2 रेडियस, तो यहाँ पे क्या होगा D रेडियस, तो ये क्या हो जाएगा πd², ठीक है। तो πd² हो जाएगा। तो इस दोनों में क्या कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा, कितना डिफरेंस हो जाएगा r/4 का, मतलब R2 ये r/4 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो ये रेजिस्टेंस जो R है, सो इसको R1 मानो या R2 मानो, जो नया रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा r/4, ठीक है। सो आंसर इज B, ओके, ठीक है। अगला है कि बॉय कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर, ये एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका डायमीटर 200 मीटर है, ठीक है। अब ये सर्कुलर
को एक बार में 30 सेकंड में पूरा करता है, 30 सेकंड में, ठीक है, एक चक्कर में। सो एक चक्कर में सर्कुलर में अगर करेगा तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। एक चक्कर करेगा मतलब यहाँ से शुरू किया और यहीं पहुँच गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो, है ना। सो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 3 मिनट और 45 सेकंड में। तो आप देखो, एक जो होता है वो पूरा करता है एक चक्कर में 30 में, तो एक में तो जीरो हो जाता है। तो ऐसे ही करते करते ये 3 चक्कर हो गया, 45 मिनट हो गया। सो 3 मिनट में कितने हो जाएंगे, मतलब 30 सेकंड में एक करते हैं, तो 1 मिनट में 2 बार चक्कर मारेगा, जीरो। 3 मिनट में 6 बार, तब भी जीरो। अब 45 सेकंड में क्या होगा कि एक बार चक्कर मारेगा और इसके बाद अगले 15 सेकंड में वो यहाँ से उठेगा और यहाँ चला जाएगा। मतलब ये 3 मिनट 45 सेकंड के दौड़ने के बाद ये कहाँ पर रहेगा, यहाँ पे रहेगा। नाउ डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, दिस इज द डायमीटर। ये यहाँ से चल के यहाँ आया तो डिस्प्लेसमेंट यही हुआ ना, बाकी जो चक्कर मारा उसमें तो जीरो हो गया। तो ये हो जाएगा, हमें बताया गया है कि डायमीटर 200 मीटर है, सो आंसर इज 200 मीटर। अगला है कि द डिजीज रिकेट्स डेवलप्ड इन चिल्ड्रेन। तो रिकेट होती है विटामिन डी की कमी से, ठीक है। सी से स्कर्वी होती है, विटामिन ए के कारण से रतौंधी होती है, लॉस ऑफ विजन। विटामिन B1 की कमी से बेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट होती है, आयोडीन की कमी से घेघा रोग जो गोइटर बोलते हैं, आयरन की कमी से एनीमिया, और कैल्शियम की कमी से टूथ डिके होती है, ठीक है। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू, हमने बताया था ये बात कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किस कारण से होता है, आपको रिफ्रैक्शन से होता है। सो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट, ये हम लोगों ने पहले भी किया है। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स एसिड इज फाउंड इन ह्यूमन स्टोमक। ह्यूमन स्टेट में बात किए थे, HCl जो होता है वो प्रेजेंट होता है ह्यूमन स्टोमक में, ठीक है। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, जो फूड के डाइजेशन में आपको फ़ायदा करता है। लेकिन अगर एक्सेस हो गया ये तो आपको इनडाइजेशन हो जाता है, जिसके कारण फिर आपको एंटासिड खाना पड़ता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उसमें रहता है, ठीक है, बेस न्यूट्रलाइज करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव लिटमस। अब लिटमस एक पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है ना, जिससे आपको क्या होता है, आपको उससे लिटमस टेस्ट होता है, एज ए इंडिकेटर का काम करता है। सो इंडिकेटर क्या होता है कि आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा जो सॉल्यूशन है वो आपको बिना देखे हुए कैसे एसिडिक सॉल्यूशन है कि बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है, तो ये पता चलेगा। तो उसमें क्या करेंगे, लिटमस पेपर डालेंगे, तो लिटमस पेपर अगर रेड हो गया तो समझेंगे एसिडिक सॉल्यूशन है। अगर मान लीजिए लिटमस पेपर ब्लू हो गया तो समझेंगे बेसिक सॉल्यूशन है। अब ये लिटमस मिलता है किससे, नेचुरली मिलता है किसमें, लाइकेन से। सो द आंसर इज लाइकेन। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन किस लिए होता है, सो एसिड रेन का मेन कारण है SO2 और NOx, ठीक है। सो डिजोल्यूशन ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इन रेन, ये जो होता है जिसके कारण एसिड रेन होती है, अम्ल वर्षा। अगला है कि ईस्ट विच इज यूज टू मेक ब्रेड। ब्रेड बनाने में होता है, वो किस में बिलोंग करता है। सो ईस्ट जो होता है, पहले ईस्ट के बारे में कुछ जान जाइए, ये यूकैरियोटिक होता है और ये सिंगल सेल्ड होता है, ठीक है। और इसमें जो होता है ये फंगस किंगडम से होता है, फंगस ग्रुप से। अगला है कि विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर यूज फॉर कुक फूड। ये होता है माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड दोनों, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड दोनों रेडिएशन जो होता है जिससे आप खाना को गर्म कर सकते हैं, है ना। और उससे आपको रेडियो एक्टिव फूड को रेडियो एक्टिव मतलब नहीं बनाता है वो, ठीक है ना। माइक्रोवेव ओवन तो आप देख भी सकते हैं, डोमेस्टिक जो अपने घर में यूज होता है वो माइक्रोवेव वो रेडिएशन को यूज करता है ना। पैकेट्स ऑफ पोटैटो चिप्स आर यूजुअली फ्लश्ड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज टू प्रिवेंट रैंसिडिटी। सो रैंसिडिटी क्या होता है, रैंसिडिटी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि उसमें फैट्स होते हैं, है ना, और ऑयल्स होते हैं चिप्स में, ठीक है। सो फैट्स ऑयल अगर चिप्स में होगा तो वो क्या होता है कि जब आपको मान लेते हैं वो फूड जो होगा, ऑक्सीडेशन जब हो जाता है उसमें, तो वो क्या होता है कि ऑयल और फूड जो बना हुआ खाना है तो वो क्या हो जाएगा, वो स्पॉयल हो जाता है, ख़राब हो जाता है, और उसमें ना स्मेल ख़राब आ जाती है, बैड स्मेल, और टेस्ट भी ख़राब आ जाता है, क्योंकि उसमें फैट्स और ऑयल्स है, जो कि ऑक्सीडेशन अगर उसका हो गया है ना, तो आफ्टर ऑक्सीडेशन वो क्या हो जाएगा, वो उसमें स्मेल आ जाती है। तो वो हो गया रैंसिडिटी। तो इसको हटाने के लिए उसमें क्या डाला जाता है, नाइट्रोजन का, आपको नाइट्रोजन गैस को उसमें डाला जाता है कि ताकि विकृत गंध पनप ना सके। विकृत गंध, रैंसिडिटी, विकृत गंध। अकॉर्डिंग टू अर्ली इंडियन फिलोसफर व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट डिस्क्राइब पंच तत्व। ओके, सो पंच तत्व
जो अर्लियर फिलोसफी थे इंडियन फिलोसफर, उन्होंने पंच तत्व किसको बोला है? सो दैट्स अ क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। दैट्स मीन्स आपका हो गया पृथ्वी, है ना, क्षिति, है ना, पृथ्वी, इसके बाद आपको पृथ्वी, जल, जल, है ना, और इसके बाद आपको क्या होगा? पावक, है ना, गगन और समीर, ठीक है ना। तो वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल से सब कुछ, भाई यही पंच तत्वों के बारे में इंडियन फिलोसफर्स ने बात किया है। सो याद रखना है, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा और पंच रचित अति अधम शरीरा। तो ये आपको हो गया वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल। अ मिल्कमैन एड्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू मिल्क, दिस मेक्स द पीएच ऑफ द मिल्क, क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? क्या होगा? सो मिल्क का जो पीएच होता है वो क्या होता है? 6 के आसपास होता है। अब मान लीजिए कि अगर क्या होता है कि कुछ देर में वो क्या हो जाएगा कि ज़्यादा देर में इसको रखेंगे ऐसे ही, तो वो क्या हो जाएगा कि स्पॉइल हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो उसको ख़राब होने से बचाने के लिए उसमें डालते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा या उसको हम लोग कुकिंग सोडा भी बोलते हैं। इसका क्या होता है? केमिकल नेम NaHCO3, ये डालते हैं और ये बेसिक नेचर का होता है। तो बेसिक नेचर को जाता है तो वो थोड़ा सा क्या होता है कि जब बेकिंग सोडा आप मिला देते हैं तो थोड़ा पीएच को, मिल्क को बढ़ा देता है और वो थोड़ा सा अल्कलाइन हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा देर तक आप दूध को रख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? वीकली अल्कलाइन, है ना। पीएच क्या होता है? थोड़ा सा कम, थोड़ा सा अल्कलाइन कर देते हैं, ठीक है, स्ट्रांगली नहीं करेगा। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कौन सा नहीं है? तो सोलर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, विंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, ठीक है। न्यूक्लियर जो है, जैसे यूरेनियम अगर आप फ्यूल यूज कर रहे हो तो वो रिन्यूएबल नहीं है, वो तो आप कहीं से ले रहे हो ना, तो खत्म हो रहा है, ठीक है ना। बट अगर आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक कर रहे हो तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिन्यूएबल कैसे हो गया कि आप रनिंग वाटर को यूज कर रहे हो एनर्जी जनरेट करने के लिए। तो उसमें क्या हो गया कि वाटर की क्वांटिटी को रिड्यूस नहीं कर रहे हो, बिना रिड्यूस किए हुए आप इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हो, दैट्स अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो इसलिए ये भी रिन्यूएबल एनर्जी होगा जिसको रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है ना। बट अगर आप न्यूक्लियर फ्यूल्स की बात करो, यूरेनियम, तो आप खत्म ही होगा ना जितना निकालोगे आप तो। अगला है द स्पीड ऑफ द वाइंड किससे मेजर करते हैं? सो ये होता है स्पीड ऑफ वाइंड जो मेजर करते हैं वो एनोमीटर से होता है। पवन वेग मापी नाम ही है, यहाँ से समझ जाओ। सो पवन वेग मापी, अगर हिंदी आपको पता होगा तो इसमें ऐसे ही बना दोगे। सो एनोमीटर। अब बैरोमीटर जो होता है वायु दाब मापी, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके बाद वाइंड वेन और वाइंड रोज होता है ना। सो वाइंड वेन जो होता है वो क्या होता है? ये डायरेक्शन ऑफ वाइंड को मेजर करने के लिए, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वाइंड को मेजर करने के लिए होता है। और वाइंड रोज है कि किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, पर्टिकुलर लोकेशन पे जो विंड है ना, उसका स्पीड और डायरेक्शन कैसे ग्राफिकली वो करते हैं, है ना, कैसे वो चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पर्टिकुलर, तो वाइंड रोज हो गया। सो आंसर हो गया एनोमीटर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर जनरल साइंस पार्ट 1 में हम लोगों ने जितने क्वेश्चन किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, बट दिस इज एक रिवीजन है जिसमें आपको हमने लगभग सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स के जो पूछे हुए क्वेश्चन हैं वो हमने कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग यही कवर करेंगे। सो ये आपको इतना हुआ, एंड देन फिर हम लोग अगले जो मंडे हैं, मंडे को हम लोग कंप्यूटर की क्लास करेंगे, ठीक है। सो अभी एक और इस पे आएगी जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि बायो के ज़्यादा क्वेश्चन लें, ठीक है। सो दिस इज द कोट ऑफ द डे, डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स। द थिंग इज़ दैट कि सबकी सिचुएशन अलग होती है। सो आप अगर किसी से कंपेयर कर रहे हो तो वो आप किसी से भी, नो वन कैन कंपेयर विथ एनी वन। जब तक कि सिमिलर सर्कमस्टांसेस नहीं होगा तब तक आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। और सिमिलर सर्कमस्टांसेस किसी दो लोगों का होना, घर में भी दो लोगों का सिमिलर सर्कमस्टांसेस नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसने इतने टेस्ट दे दिए, इसके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो ये बहुत कुछ कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि आपका जो स्ट्रांग होगा उसका वीक होगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, कभी कंपेयर नहीं करना है। आप अपना देखो कि आप जो पहले थे उससे आपको कुछ ठीक हुआ है कि नहीं, ठीक है। सो उसकी PDF मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।